एक समय की बात है, एक गांव में चश्मे वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल गांव के लोगों को अलग अलग तरीके से हमेशा परेशान किया करती थी। एक दिन रामू अपने खेत पर काम कर रहा होता है, तभी चुड़ैल वहाँ आती है। क्या कर रहे हो राजा? और फिर चुड़ैल रामू के हाथ से उसकी कुदाल छीनकर पेड़ पर चढ़ जाती है। हे भगवान, अरे चुड़ैल दीदी, ये तुमने क्या किया? अब मैं काम कैसे करूँगा? अरे जल्दी से उसे नीचे फेंक दो दीदी, अभी मुझे बहुत काम करना है। चुड़ैल रामू की कुदाल नीचे फेंक देती है और वो सीधे रामू के सर पर आ गिरती है। अरे मर गया रे, तेरा सत्यानाश हो। अरे बेवकूफ, तूने ही तो कहा था नीचे फेंक, तो मैंने फेंक दी। चुड़ैल हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। एक दिन गिरधारी अपने दहेज में मिले नए स्कूटर को चलाने के लिए घर के बाहर सड़क पर ले आता है। तभी उसकी पत्नी उसे आवाज देती है। अरे सुनिए जी, आप अपना बटुआ घर पर भूल गए हैं, इसे लेते जाइए। गिरधारी स्कूटर पर चाबी लगी छोड़कर बटुआ लेने घर के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ चश्मे वाली चुड़ैल आ जाती है और स्कूटर पर लगी चाबी देखकर हंसते हुए कहती है, कितना बड़ा बेवकूफ है, स्कूटर पर चाबी लगी छोड़कर चला गया, अब तो इसे मैं चलाऊंगी। और जैसे ही चुड़ैल गिरधारी का स्कूटर लेकर वहाँ से भागने लगती है, तभी गिरधारी उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है। अरे ना समझ चुड़ैल, मेरा स्कूटर लेकर कहाँ जा रही है? अरे मेरा स्कूटर वापस कर दे, कल ही दहेज में आया है। अरे कोई तो उसे पकड़ो। चुड़ैल गिरधारी का स्कूटर लेकर दूर निकल जाती है। इसी तरह आए दिन चुड़ैल गांव को किसी न किसी तरह परेशान करती रहती थी। धीरे धीरे सभी गांव वालों में उस चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ जाता है कि कुछ गांव वाले तो उस चुड़ैल की रोज रोज की हरकतों से तंग आकर हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन हरिया अपनी बैलगाड़ी में बहुत सारा अनाज लादकर उसे बेचने के लिए शहर की ओर जा रहा होता है। तभी अचानक रास्ते में उसे चश्मे वाली चुड़ैल मिल जाती है। हरिया चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाता है। हे भगवान, गई भैंस पानी में, ये कमबख्त चश्मे वाली चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब तो ये मेरा सारा अनाज लेकर भाग जाएगी और मेरी साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भगवान। जैसे ही चुड़ैल हरिया की ओर बढ़ती है, अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगती है और आसपास पड़ी धूल मिट्टी उड़ने लगती है। तभी हरिया देखता है कि चुड़ैल को कुछ नहीं दिखाई दे रहा और वो अंधों की तरह ही चलने की कोशिश कर रही है। अरे ये क्या हो गया? अचानक दिन में रात कैसे हो गई? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हरिया समझ जाता है कि चुड़ैल को बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता। वो भागकर गांव जाता है और गांव वालों को चुड़ैल की इस कमजोरी के बारे में बता देता है। तभी गिरधारी कहता है, अरे वाह, क्या बढ़िया खबर लाए हो हरिया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब हम उस चुड़ैल को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। बस किसी तरह उसका चश्मा हमें मिल जाए, लेकिन उसका चश्मा लाएगा कौन? तभी भीड़ से बाहर निकलकर बब्बन सामने आता है और कहता है, आप सभी गांव वाले चिंता मत करिए, उस चुड़ैल से उसका चश्मा मैं ले आऊंगा, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। फिर अगले दिन बब्बन एक सूटकेस में कुछ चश्मे रखकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी देर जंगल में चलने के बाद बब्बन थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक चश्मे वाली चुड़ैल उसी पेड़ से नीचे उतरकर बब्बन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, ए, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? अरे चुड़ैल दीदी, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चुड़ैल हैरानी से बब्बन से पूछती है, अरे कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया?
और तू मुझे ढूंढ रहा था। अजीब आदमी है तू। अरे चुड़ैल दीदी, मेरी चश्मे की दुकान है। ये क्या, तुमने तो बहुत पुराने जमाने का चश्मा पहन रखा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इसी वक्त नया चश्मा दे सकता हूँ। मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया चश्मे हैं। फिर बब्बन चुड़ैल को कुछ चश्मे दिखाते हुए कहता है, ये चश्मा बड़े से बड़े आंधी तूफान से तुम्हारी आंखों को बचाएगा। इसे लगाने के बाद तुम्हारी नजर चील की तरह तेज हो जाएगी। फिर तुम अपने शिकार को दूर से ही देख सकोगी चुड़ैल दीदी। अरे वाह, ये तो बड़े काम का चश्मा है। ला ला, जल्दी से मुझे दे दे। हाँ, अभी देता हूँ। पहले वो अपना पुराना चश्मा तुम मुझे दे दो। मुझे देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा चश्मा तुम्हारे लिए सही रहेगा। चुड़ैल जल्दी से अपना चश्मा उतारकर बब्बन को दे देती है और बब्बन चुड़ैल का चश्मा अपने सूटकेस में बंद कर लेता है। अरे इतनी देर क्यों लगा रहा है? जल्दी से मुझे चश्मा दे। चश्मे के बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या कर रहा है तू? तभी बब्बन हंसते हुए कहता है, अरे बेवकूफ चुड़ैल, अब ये चश्मा तुझे नहीं मिलेगा। बहुत दिनों से तूने पूरे गांव को परेशान करके रखा था। अब भटकती रहे इस जंगल में। आज से तू चश्मे वाली चुड़ैल के नाम से नहीं, बल्कि अंधी चुड़ैल के नाम से जानी जाएगी। मैं तो चला अपने घर। फिर बब्बन चुड़ैल का चश्मा लेकर उस जंगल से गांव लौट जाता है और वो चुड़ैल हमेशा के लिए अंधी बनकर उस जंगल में भटकती रह जाती है, पर फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। भूतिया किसान। वो चबूतरे के पास वाली जमीन आज मेरी हो ही जानी चाहिए भानु। इस बार अगर वो जमीन मेरे हाथ नहीं लगी तो अच्छा नहीं होगा। पर बॉस मैं क्या करूं? वो किशोर तो गेंडे की चमड़ी का है, बाटली में उतर ही नहीं रहा। अब लगता है कि शक्ति को ही मैदान में उतरना होगा। शक्ति एक बिल्डर था जिसका मकसद मधुपुर गांव की जमीन पर कब्जा करना था। वो हर बार किसी न किसी किसान को अपने जाल में फंसाता और उसकी जमीन अपने नाम कर लेता। भानु के जाने के बाद शक्ति अपने कमरे में बैठा था कि तभी अचानक हवा का एक झोंका आता है और सामने रखी डेस्क पर से एक कवर जमीन पर गिर जाता है। ये कागजात यहाँ कैसे? इसे तो मैंने जला दिए थे। तभी कमरे की खिड़कियों के दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लग जाते हैं। ऐसा लगता है मानो एक पल में ही सर्दी आ गई हो। सीलिंग पर लगा पंखा जो बंद था अपने आप घूमने लग जाता है। ये अचानक पंखा कैसे चालू हो गया? और ये कड़ाके की ठंड तो ऐसा लगता है मानो अचानक मई में दिसंबर आ गया हो। शक्ति अपनी अलमारी खोलता है और काले रंग का सूट निकालकर पहन लेता है। विल्सन इज बैक। अब किशोर को ठगने का समय आ गया है। काले सूट और टोपी में शक्ति अपने घर से निकल पड़ता है और किशोर के पास पहुंचता है। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। शहरी बाबू, कहिए, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं एक होलसेलर हूँ। अब आपको मार्केट की तलाश करने की जरूरत नहीं है। मेरे लोग आपके ग्रेन्स डायरेक्टली बाय कर लेंगे। क्या शहरी बाबू, सही में? अब हमको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। विल्सन किशोर के अनाजों को नकद रुपए देकर खरीद लेता है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं कोई ठग नहीं हूँ। अगर आपको अपने बाकी ग्रेन्स भी सेल करना हो तो मुझसे मिलिएगा। कुछ दिनों के लिए मैं आपके ही गांव में हूँ। ये मेरा एड्रेस है। शक्ति वापस अपने घर पर पहुंचता है और भानु से कहता है, जब भी ये शक्ति विल्सन बनता है, कोई ना कोई किशन फांसे में ही फंस जाता है। अब देखना, वो किशोर कुछ ही देर में यहाँ आता ही होगा। फिर मैं उससे उसके जमीन के पेपर्स पर साइन करवा लूंगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है
और किशोर अंदर आता है। बाबूजी, बाबूजी हमको अनाज बेचना है। क्या करना होगा उसके लिए? शक्ति भानु को देखकर मुस्कुराता है और उसे बाहर जाने का इशारा करता है। इन पेपर्स पर साइन कर दो किशोर। फिर जब भी तुम्हारे खेत में अनाज उगेंगे मैं उन्हें खरीद लूंगा। शक्ति ये कह ही रहा होता है कि तभी किशोर की आवाज बदल जाती है और वो कहता है, कैसे हो शक्ति उर्फ विल्सन? कौन शक्ति? मैं विल्सन ही हूँ। धीरे धीरे किशोर का चेहरा बदलने लग जाता है। वो एक बूढ़ा किसान जैसा दिखने लग जाता है। विजय, तुम तो मर चुके थे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। शक्ति बहुत डर जाता है और बाहर भागने की कोशिश करता है। विजय पास ही पड़े बुक सेल्फ की ओर देखता है और वो शक्ति के ऊपर गिर जाता है। जाने दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मुझसे गलती हो गई भानु, मुझे बचाओ भानु। शक्ति की आवाज सुनकर भानु वहां आता है, पर वहां कोई नहीं होता। क्या हुआ बॉस? अब चीखे क्यों? और किशोर कहाँ गया? किशोर नहीं, विजय आया था, पर वो तो मर गया था ना। बॉस आपको आराम की जरूरत है, शायद आप थक गए हैं। भानु अपने कमरे में जाता है और अपना कबोर्ड खोलकर कुछ पुराने जमीन के पेपर्स निकालता है। कहाँ गए विजय के जमीन के पेपर्स? यही तो रखे थे। नीचे कैसे पहुंच गए? तभी सभी के सभी पेपर्स में आग लग जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? आग कैसे लग गई पेपर्स में? अब इतनी मुश्किल से तो प्रॉपर्टी हड़पी थी मैंने। भानु भानु! हे भगवान, ये क्या हो गया बॉस? किस कलमुहे की हाई लगी है आपको? मेरी हाय लगी है शक्ति तुझे। मैं मर गया, अब तू मरेगा। बहुत लोगों को लूटा है तूने, हमारी जमीन खा गया तू। विजय ये तुम हो ना? मैं समझ गया, मुझे जाने दो विजय। विजय की आत्मा भानु के शरीर से निकल आती है। भानु बेहोश हो जाता है। ये क्या खेल है? मैं पागल हो जाऊंगा, छोड़ दो मुझे। अरे ये सब क्यों कर रहे हो तुम? तब विजय की आत्मा अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। मैं गेहूं की खेती किया करता था। कुछ दिन पहले ही मेरी माँ का देहांत हुआ था। शादी के 20 साल के बाद भी मैं बच्चे का मुंह नहीं देख पाया था। पूरे घर में मैं और मेरी पत्नी मनोरमा अकेले हो गए थे। बस खेती ही एकमात्र सहारा रह गया था घर चलाने का और मन बहलाने का। चलता हूं मैं खेत पर। अभी खेत पर? अरे कल ही तो कटाई हुई है ना अनाज की। आज तो खेत पर कुछ काम ही नहीं होगा। तो क्या करूं बोलो? घर बैठा रहूं और इन दीवारों से बात करता रहूं? अरे तुम तो रसोई के काम में लग जाओगी और पूरा दिन कट जाएगा। मैं कैसे काटूं समय? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी? मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। काम कैसे नहीं है? अभी कटाई हुई है, सफाई होगी, फिर उसे बाजार में बेचना भी तो होगा। जाइए जी, आप खेत पर ही जाइए। शायद उस दिन ना ही मैं घर से बाहर निकलता और ना ही तुम मुझे धोखा देकर उस जमीन पर बिल्डिंग बनाती। तुम्हें जमीन नहीं मेरी आत्मा लूट ली। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। और मेरे बाद मनोरमा भी चल बसी। पर अब मैं तुम्हें किसी और किसान की जमीन हड़पने नहीं दे सकता। शक्ति एक बिल्डर था। उसके मन में किसी के लिए कोई दया भावना थी ही नहीं। गांव के कई किसान उसकी लालच का शिकार बने थे। पर जब अपनी मौत को वो सामने देखता है तो वो डर जाता है और सभी के सामने वो गलती मान लेता है और सभी किसानों को उनकी जमीन वापस भी कर देता है। और आखिरकार मधुपुर गांव फिर से खुशहाल हो जाता है।
भूतिया ब्रिज। मीना अपने परिवार के साथ जारूडीह नाम के छोटे से गांव में रहती थी। गांव में 12वीं तक ही पढ़ाई की सुविधा होने के कारण मीना बड़ी उदास थी। शाम को खेत से लौटकर श्यामल मीना से कहता है, मेरी लाडो रानी को क्या हुआ? इतनी उदास क्यों है? मेरे रिजल्ट आ गए हैं बाबा, 80% नंबर आए हैं मेरे। ये तो खुशी की बात है बेटी। पर मुझे आगे पढ़ना है बाबा, और गांव में तो आगे पढ़ाई की सुविधा ही नहीं है। हट पगली, इतनी सी बात से उदास होती है? मैंने इसका उपाय पहले से ही सोच रखा था। मेरी मीना शहर जाएगी और वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। मीना और श्यामल उसी शाम गांव के पास के बस अड्डे पर जाते हैं। धीरे धीरे शाम अपना आंचल बिछा रही थी। जरा सी रोशनी में शाम टिकट काउंटर पर टिकट लेने जाता है। भाई, शहर जाने का एक टिकट तो देना। आपको शहर जाना है? अरे नहीं 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 भाई, मुझे नहीं, मेरी बेटी को। देखिए भैया, मैं तो आपको शहर न जाने का ही सुझाव दूंगा, वो भी जब आपकी बेटी अकेली जा रही है। वो देखिए, बस पूरी तरह खाली है, 2-4 लोग ही मुश्किल से शहर जा रहे हैं। अरे भाई, पर ऐसा क्यों? शहर जाने वाला रास्ता बुरी तरह से खराब हो चुका है और इसीलिए आज बस पुरानी ब्रिज से जाएगी। हाँ भाई, तो उससे क्या? आपको नहीं पता? अरे भाई, वो ब्रिज भूतिया है। आप ये क्या बातें कर रहे हैं अंकल? ऐसा कुछ नहीं होता। बिना कुछ सोचे समझे टिकट लेकर मीना बस में चढ़ जाती है। धीरे धीरे बस शुरू होती है, पर अचानक ही मौसम खराब होने लग जाता है। हे भगवान, सफर शुरू भी नहीं हुआ कि आत्माएं अपना असर दिखाने लगी। बस पुराना ब्रिज पार करवा देना, हे भगवान। खराब मौसम और धुंध के बीच ड्राइवर जैसे तैसे बस को ब्रिज तक ले जाता है। ब्रिज पर पहुंचते ही बस रुक जाती है। लो 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 लो, आ गए वो। अब सब मरेंगे, सबके सब मरेंगे। अरे तुझे मैंने बोला था ना चुप रहने को, ऐसे तो बाकी सभी को डरा देगा तू। चुप हो जा। तभी सभी को बच्चों के हंसने की आवाजें आती हैं। माँ देखो ना, शिकार, भूख लगी है। माँ वो देखो। ये किस चीज की आवाज है? ये बच्चे कहाँ से बोल रहे हैं? वो आ गई, वो आ गई। मारो अपने बच्चों के साथ आ गई। मैंने कहा था ना, पर कोई मेरी बात सुनता कहा था मैंने। बस अपने आप जोरों से हिलने लग जाता है, मानो कोई ताकत उसे हिला रही हो। मीना ने घबराकर बाहर देखा तो वो देखती है कि एक 8-9 साल का बच्चा बस हिला रहा है। बच्चे की आंखें बिल्कुल काली, शरीर पूरी तरह सफेद। वो नजरें उठाकर मीना को देखता है। शिकार। हड़बड़ाती हुई मीना वापस बस में देखती है। बस के फ्लोर पर चलता हुआ एक अंधा बच्चा उसकी ओर आता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। भूत होते हैं, मैं मानती हूँ। मीना बस में चारों ओर देखती है। मोहन सोहन का चेहरा उसे कटा हुआ दिखाई देता है। हम मरे हुए हैं मीना। इस बस में तुम्हारे और ड्राइवर के अलावा सब मरे हुए हैं। हम इन बच्चों और उनकी माँ के शिकार हुए थे। भाग जाओ मीना, ड्राइवर भैया भाग जाइए। ये कहते ही मोहन सोहन के अलावा जो 2-4 लोग बस में थे सभी गायब हो जाते हैं। चलो बेटी यहाँ से भागते हैं। मैं तो काम को लेकर मजबूर था, पर तुझे क्यों आना था इस बस में? ये लोग कौन हैं और हमें क्यों मारना चाहते हैं भैया? बेटी, ये ब्रिज भूतिया है। यहाँ एक औरत और उसकी 2 बच्चों की आत्मा भटकती है।
उसका एक बच्चा तो अजन्मा ही है। बहुत बुरी आत्माएं होती हैं बेटा, बहुत बुरी। पर कोई तो कारण होगा, वो लोगों को परेशान क्यों करती है? ऐसे ही तो वो लोगों को नहीं सताएगी। ऐसी आत्माओं के लिए कोई जगह नहीं होती, जहन्नुम में भी इनके लिए जगह नहीं होती। ड्राइवर मीना का हाथ पकड़कर बस से उतरता है और भागना शुरू करता है। भागो भागो बेटी, भागो यहाँ से। तभी उन दोनों के सामने पारो खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा ऐसा कि देखकर मन से सारी खुशी छिन्न भिन्न हो जाए। काले अंधेरे में भी उसका सफेद चेहरा साफ देखा जा सकता था। शिकार करो बच्चों, मेरे लिए सर का हिस्सा छोड़ देना। पारो के दोनों बच्चे ड्राइवर के कंधे पर कूद पड़ते हैं और उसे मारने पर उतारू हो जाते हैं। अगली बारी तेरी बच्ची। मार देना हम दोनों को, पर पहले मेरी बात तो सुन लो आंटी। आपकी ये हालत किसने की? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ पारो आंटी। आप क्यों भटक रही हैं? आपके बच्चों की ये हालत किसने की? भले मैं आज मर जाऊं, पर ये जान कर रहूंगी कि एक माँ इतनी बुरी क्यों बन गई। जहां ये ब्रिज है वहीं मेरा घर हुआ करता था। एक कॉन्ट्रैक्टर ने धोखे से मेरे घर के कागजात पर मेरे पति के सिग्नेचर ले लिए और हमारा घर गिराकर ब्रिज बना दिया। कुछ दिनों में मेरे पति की भी मौत हो गई। घर के साथ साथ घर चलाने वाला भी चला गया। गर्भवती हालत में मैं ब्रिज के किनारे ही अपने बड़े बेटे के साथ रहने लगी। फिर एक दिन एक गाड़ी की चपेट में आकर मेरी मौत हो गई। उसके बाद से मैंने कभी किसी गाड़ी को यहाँ से जाने नहीं दिया। अब होगा इंसाफ उस कॉन्ट्रैक्टर का, उसे जेल और आपकी आत्मा को शांति। बहुत हुआ इस मौत का खेल। शायद आज ये बस इस ब्रिज पर आपको आजाद करने ही आई है। इसके बाद मीना गांव वापस लौटकर सारी बातें अपने पापा को बताती है और ड्राइवर श्यामल और मीना कॉन्ट्रैक्टर के काले कारनामों का पता लगाते हैं और न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं। पारो के साथ साथ उस ब्रिज में मरे हर इंसान की आत्मा की शांति करवाई जाती है और ब्रिज हमेशा के लिए आत्माओं से आजाद हो जाता है। भूतिया साइट। विक्रम अभी अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके नौकरी की तलाश में होता है। तभी उसे एक जॉब का ऑफर आता है और उसे कॉल आता है। हेलो, एम आई टॉकिंग टू विक्रम? यस सर, मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से बोल रहा हूँ। हमें आपकी प्रोफाइल बहुत पसंद आई है। क्या आप हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे? व्हाई नॉट सर, अब मैं तो इंतजार ही कर रहा था। श्योर सर। विक्रम तुरंत नौकरी के लिए हाँ कर देता है और अगले दिन ही केरल के लिए निकल जाता है। केरल पहुंचकर विक्रम जब कंपनी में जाता है। एक्सक्यूज मी सर, may I come in? ओह यस यस, प्लीज हैव अ सीट। विक्रम बैठ जाता है। फिर मैनेजर विक्रम को बताता है। देखिए, बात ऐसी है कि पुराने शमशान को हमारी कंपनी ने खरीद लिया है और वहां एक फैक्ट्री सेटअप करनी है। ये काम बहुत चैलेंजिंग है और आपके प्रोफाइल को पढ़कर पता चला कि आपको चैलेंजेस बहुत पसंद है, इसलिए आपको सिलेक्ट किया गया है। यू आर राइट सर, आई वांट चैलेंजेस। विक्रम साइट देखने निकल जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उसे रात में भी वहीं रहना होगा। ओह, मेरे रहने का इंतजाम भी यहीं पर किया गया है। अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं तो अकेला हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ। विक्रम खा पी कर वहीं पूरे कब्रिस्तान में घूमता है। शाम होते ही उसे कुछ अजीब अजीब सा महसूस होने लगता है। वहां उसके साथ प्रमोद और कुछ लेबर भी रहते हैं। वो उनसे कहता है, यहाँ बहुत नेगेटिविटी लग रही है मुझे। अरे ओ भाई, ये कोई मामूली जगह थोड़ी है, शमशान घाट है भाई, शमशान घाट। पता नहीं ये कंपनी वालों को ऐसा क्या सूझा जो ऐसी जगह पसंद कर ली। अरे भाई, डरने का क्या इसमें है? इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। जिस पे ऊपर वाले का हाथ हो उसके साथ कुछ नहीं हो सकता है।
अरे मालूम होता है कि मजबूत दिल वाले हो तुम, हैं भाई? मुझे तो इस जगह से ही डर लगता है। पापी पेट के लिए ये सब करना पड़ता है और कुछ नहीं। प्रमोद और विक्रम एक ही कमरे में सोते हैं और 4-5 लेबर उनके ठीक बगल के कमरे में सोते हैं। ये नींद तो मुझे आ नहीं रही है। चलो जरा जाकर देखता हूँ कि यहाँ पर लोग इतना डरते क्यों हैं। ऐसा क्या है इस जगह में? विक्रम उठकर कमरे से बाहर निकलता है तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। रोने की आवाज से उसका मन विचलित हो जाता है और बहुत ढूंढने पर भी उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वो भागते हुए लेबरों के कमरे में जाता है। यहाँ पर सब कुछ सही है, सब सो रहे हैं, फिर ये किसके रोने की आवाज थी? विक्रम कमरे से बाहर आता है तब एक काली बिल्ली उसे घूरती रहती है और भागकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और म्याऊं म्याऊं करने लगती है। फिर विक्रम को उसी पेड़ पर एक औरत दिखाई देती है। बिल्ली उस औरत की गोद में जाकर बैठ जाती है। देखते ही देखते वो औरत गायब हो जाती है। विक्रम को कुछ समझ में नहीं आता। दिन के 4 बज जाते हैं और विक्रम सो जाता है। अगले दिन वो ये सारी बातें प्रमोद को बताता है। अरे भाई, अरे मैं नहीं रहूंगा यहाँ, अरे नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा भैया। अरे यार, मैं हूं ना तेरे साथ, तू अकेला नहीं है। अगली सुबह विक्रम अपने काम में जुट जाता है। फिर प्रमोद को पता चलता है कि निखिल, जो कि एक लेबर है, उसकी मौत हो गई है। वो विक्रम को तुरंत ये खबर देता है। अरे नहीं नहीं विक्रम भैया, पुराने लोग सही कहते हैं। अरे ऐसी जगहों से दूर ही रहना चाहिए। निखिल की मौत हो गई ना, किसी को भी नहीं पता चला वो कैसे मरा। बाकी मजदूरों का कहना है कि यहाँ रूहें घूमती रहती हैं। लेबर लोग बोल रहे थे कि वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। जिसको जाना है वो जाए, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करके ही यहाँ से जाऊंगा। सभी लेबर प्रमोद और विक्रम के साथ निखिल की बॉडी का दाह संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार पूरा होते ही उसी शाम सभी लेबर विक्रम के पास आकर कहते हैं, अब देखिए साहब, ऐसे जोखिम में हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। कल का सूरज निकलते ही हम सब अपने अपने गांव चले जाएंगे। हाँ। रात को निखिल की मौत से विक्रम को बेचैनी हो जाती है। उसे लगता है मानो कोई उसे आवाज दे रहा हो। वो कमरे से बाहर निकलता है। फिर उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर चलते हुए उसे ये एहसास हो जाता है कि कोई आत्मा उसके पीछे है। फिर वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसने निखिल की लाश को आग लगाई थी। थोड़ी ही देर में बहुत सारी आत्माएं उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं। विक्रम अपनी जान बचाने के लिए कमरे की ओर भागता है और पसीने से भर जाता है। फिर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह प्रमोद उसे इस हालत में देखकर पूछता है, अरे ओ भाई, अरे तुम फर्श पर क्या कर रहे हो वहां पर? यार मुझे माफ कर दे। तुम लोग सच ही कह रहे हो, आत्माएं होती हैं। हमें कुछ करना होगा। किसी भी तरह हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, वरना सभी लेबर आज चले जाएंगे और हम दोनों यहाँ पर अकेले रह जाएंगे। सर, पर ये लेबर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है। जब मैं नहीं डर रहा तब आप कैसे डर सकते हैं? अरे ऐसी बात नहीं है प्रमोद भाई, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। कल रात जो हुआ तुम सोच नहीं सकते हो। मैंने किस तरह से खुद को बचाया है। विक्रम सारी बातें प्रमोद को बता देता है। प्रमोद की रूह कांप उठती है। अरे सर, मैं तो कहता हूँ कि जिसको यहाँ पर रहना है रहने दो। हम चलते हैं यहाँ से। चलो अभी निकल चलते हैं। विक्रम और प्रमोद अपना सामान बांध कर निकलने लगते हैं, लेकिन लेबर उन्हें घेर लेते हैं और जाने नहीं देते। साहब, आप लोग नहीं जा सकते हैं। अरे भैया, हम तो जा रहे हैं। जिन्हें मरना है वो मरे यहाँ पर। हम तो कब के मर चुके हैं साहब, अब क्या मरेंगे? मरने की बारी अब तुम लोगों की है। इतना कहते ही सारे लेबर भूत प्रेत में बदल जाते हैं। अरे मेरे लेबर कहाँ गए? इन लोगों को हमने कल ही मार दिया था। ये जगह हमारी है, तुम इस जगह को हमसे छीन नहीं सकते हो। भूत प्रेत विक्रम और प्रमोद को घेर कुत्ते की तरह उनकी बोटियां नोचने के लिए उतावले रहते हैं। सब मिलकर प्रमोद के ऊपर चढ़ जाते हैं। प्रमोद चीखता चिल्लाता है, लेकिन विक्रम कुछ नहीं कर पाता। अरे मुझे छोड़ दो भाई। अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे उनका क्या होगा? अरे छोड़ दो भाई मुझे। भूत मिलकर उसे मार देते हैं और विक्रम ये देखकर मन में सोचता है, मरना तो है ही,
क्यों न डरने की बजाय खुद को बचाने की कोशिश कर लूं। विक्रम एक सांस में भागता हुआ अपने कमरे में जाता है और शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर बाहर आता है। शिवलिंग को देखकर पीछे हट जाते हैं। जय महाकाल, अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। भूत प्रेत के राजा मेरे साथ हैं। जय महाकाल। विक्रम स्मशान से बाहर निकलकर भाग जाता है और सीधा मैनेजर के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है। सारी बातें सुनकर कंपनी वाले उस जगह को छोड़ देते हैं, जो वापस एक श्मशान की तरह काम आने लगती है।